हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 3 अक्टूबर 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। हमेशा टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता, कभी कभी टूटने से ज़िंदगी भी शुरू होती है। कभी कभी आप अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। जब कभी आपने काफ़ी बेहतर किया हो और उसका परिणाम आपके पक्ष में ना हो, तो इसका मतलब है कि अब आपको अपने प्रयास में कुछ परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, और वो परिवर्तन शायद आपकी कमजोरी को दूर करें और आपको सफलता की ओर ले जाएं। इसलिए हमेशा अगर आप निराश हैं तो उस निराशा को आप अपनी क्षमता के अनुसार प्रबल शक्ति में बदलिए। और ये बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। कई जितने भी सफल व्यक्ति होते हैं या जितने भी आपने इंटरव्यू पढ़े होंगे सफल व्यक्तियों के, उन्होंने अपनी गलतियों को ही अपनी शक्ति बनाया है। इसलिए आप अपने मनोबल को कभी कम ना करिए, हमेशा अपनी गलतियों से सीखते रहिए। तो चलिए अब आज के न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़। 3 नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है कि 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से खुलेंगे स्कूल। दूसरी न्यूज़ है हमने व्यवस्था से जड़ता को खत्म किया है, ये स्टेटमेंट दिया है नरेंद्र मोदी ने। और तीसरी न्यूज़ है सरहद पर सेना को सशक्त करेगी अटल टनल। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। 15 अक्टूबर के बाद स्कूलों को खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोले जाएंगे। सबसे पहले 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को बुलाया जाएगा, क्योंकि इनकी बोर्ड परीक्षाओं में अब कुछ ही महीने बचे हैं। प्रैक्टिकल सहित बाकी बचे कोर्स को पूरा कराया जाएगा। कोरोना संकट के चलते मार्च से ही स्कूल बंद है और नए सत्र में अभी तक बच्चे एक भी दिन स्कूल नहीं आए हैं। इस बीच इन बच्चों की पढ़ाई को लेकर स्कूल से लेकर अभिभावक भी चिंतित हैं। बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई जारी थी, लेकिन स्कूलों का मानना है कि बच्चों को कक्षाओं में सामने बिठाए कर पढ़ाए बगैर बेहतर रिजल्ट नहीं मिल सकता है। फिलहाल स्कूलों को खोलने को लेकर केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय जैसे देश के बड़े सरकारी स्कूल संगठनों ने तैयारी शुरू कर दी है। इससे पहले अनलॉक 4 के दिशा निर्देश के बाद इन संगठनों ने 21 सितंबर से बच्चों को स्कूल बुलाने की योजना बनाई थी, लेकिन ज़्यादातर अभिभावकों की असहमति के चलते योजना परवान नहीं चढ़ी थी। नेक्स्ट न्यूज़ है हमने व्यवस्था से जड़ता को खत्म किया। ये स्टेटमेंट दिया है नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जोर देकर कहा कि उनकी सरकार ने व्यवस्था से जड़ता को खत्म कर दिया है, ताकि सामाजिक आर्थिक बदलाव लाने के प्रयास के मूल में विज्ञान को लाया जा सके। उन्होंने प्रवासी भारतीयों से आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न में शामिल होने का आह्वान करते हुए घोषणा की, जब भारत समृद्ध होता तो दुनिया भी आगे छलांग लगाएगी। विदेशी भारतीय शोधकर्ता व शिक्षाविदों के वर्चुअल वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने कृषि समेत विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि शोधकर्ताओं के मार्गदर्शन से देश के स्टार्टअप सेक्टर को लाभ मिलेगा। 31 अक्टूबर तक चलने वाले इस सम्मेलन में 3000 से ज़्यादा भारतीय मूल के विदेशी शिक्षाविद, 55 देशों से वैज्ञानिक और 10,000 से ज़्यादा निवासी भारतीय शिक्षाविद व वैज्ञानिक हिस्सा ले रहे हैं। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के नेतृत्व में करीब 2000 शैक्षणिक संस्थान एवं विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। भारत के वैज्ञानिक योगदान का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के समृद्ध इतिहास का प्रसार करने की जरूरत है। उन्होंने बात पर खेद जताया कि कई युवाओं को यह झूठा बताया जाता है कि आधुनिक युग से पहले सब कुछ अंधविश्वास और अंधकार युग था। नेक्स्ट है कि सरहद पर सेना को सशक्त करेगी अटल टनल। नए भारत के निर्माण में 3 अक्टूबर ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के मनाली में समुद्र तल से करीब 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर बनी विश्व की सबसे लंबी 9.02 किलोमीटर की अटल टनल रोहतांग को देश को समर्पित करेंगे। इससे 6 माह तक बर्फ की कैद में रहने वाले जनजातीय जिले लाहौल स्पीति के लोगों की राह रोहतांग दर्रा नहीं रोक सकेगी। चीनी सीमा तक सैन्य वाहन पर व रसद पहुंचाना भी यह राशन पहुंचाना भी आसान होगा। प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन के बाद विशेष वाहन से सुरंग को निहारेंगे। इसके अंदर बनी आपातकालीन सुरंगों का भी जायजा लेंगे। पीर पंजाल की पहाड़ियों में बनी यह सुरंग
लाहौल घाटी समेत चंबा जिले की किलाड़ व पांगी घाटी के विकास की नई गाथा लिखेगी। सुरंग भारतीय सेना को मजबूती देगी, सैन्य वाहनों को सीमा तक पहुंचाने का काम कम समय में होगा। तो ये नेशनल न्यूज़ पेज की 3 नेशनल न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में एक न्यूज़ है, अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा, ये स्टेटमेंट दिया है अमेरिका ने। भारत के लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों की वैधता पर रह रहकर सवाल उठाते रहे चीन को अमेरिका ने बेहद कड़ा संदेश दिया है। अमेरिका ने दो टूक में कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है और चीन के आक्रामक विस्तारवादी रवैये का भारत भी दुर्भाग्य से शिकार हो रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय का यह बयान शुक्रवार को आया। इसकी अहमियत इसलिए भी है कि अगले सोमवार को टोक्यो में जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत व अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इस बैठक को लद्दाख से लेकर हिंद प्रशांत क्षेत्र और जापान के पश्चिमी हिस्से पर स्थित द्वीपों पर चीन की विस्तारवादी नीतियों के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक हम भारत व चीन के बीच जारी सीमा विवाद पर नज़र रखे हुए हैं। वास्तविक सीमा क्या है, यह एक संवेदनशील मुद्दा है और हम दोनों पक्षों को कूटनीतिक समाधान निकालने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ की सीमा को लेकर हमारा स्पष्ट मत है। अमेरिका 6 दशकों से अरुणाचल प्रदेश को भारतीय हिस्सा मानता रहा है। हम वास्तविक नियंत्रण वाले हिस्से को एक तरफा तरीके से बदलने के सख्त खिलाफ हैं, चाहे उसे मिलिट्री अतिक्रमण से बदला जाए या सिविलियन अतिक्रमण से बदला जाए। अब ये इंटरनेशनल पेज की एक न्यूज़ थी। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में हमारे लिए 3 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है कि कई रोजगार परक क्षेत्रों का 6 माह बाद सितंबर में बढ़ा निर्यात। दूसरी न्यूज़ है एमएसएमई के लिए कर्ज वितरण की अवधि बढ़ाने पर विचार। और तीसरी न्यूज़ है मेडिकल डिवाइस और फार्मा उद्योग का वैश्विक केंद्र बनने की तैयारी। पहली न्यूज़ देखते हैं। रोजगार परक निर्यात क्षेत्र में लगातार 6 महीने की गिरावट के बाद सितंबर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसमें मुख्य रूप से रेडीमेड गारमेंट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स शामिल हैं। हालांकि जेम्स ज्वेलरी व लेदर उत्पादन जैसे रोजगार परक क्षेत्रों के निर्यात में सितंबर में गिरावट दर्ज की गई। प्रमुख क्षेत्रों में निर्यात सुधारने से आने वाले समय में रोजगार में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक सितंबर में वस्तुओं के कुल निर्यात में पिछले वर्ष सितंबर के मुकाबले 5.27% की बढ़ोतरी रही। इस वर्ष सितंबर में 27.4 अरब डॉलर मूल्य का निर्यात किया गया, जो पिछले वर्ष सितंबर में 26.2 अरब डॉलर रहा। वहीं पिछले वर्ष सितंबर में 37.69 अरब डॉलर का आयात किया गया था, जो इस वर्ष समान महीने में घटकर 30.31 अरब डॉलर का रहा। आयात में कमी से गत सितंबर का व्यापार घटा 2.91 अरब डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष समान अवधि में 11.67 अरब डॉलर के मुकाबले 75.06% कम है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक रेडीमेड गारमेंट्स के निर्यात में पिछले वर्ष सितंबर के मुकाबले इस बार 10.21, इंजीनियरिंग उत्पाद में 3.73 और हैंडीक्राफ्ट्स में 21.40% की बढ़ोतरी रही। इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के निर्यात में सितंबर के दौरान 0.04% का इजाफा देखा गया। दूसरी न्यूज़ है एमएसएमई के लिए कर्ज वितरण की अवधि बढ़ाने पर विचार। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत एमएसएमई को दिए जाने वाले कर्ज की समय सीमा बढ़ सकती है। सरकार ने एमएसएमई को पूरी तरह से सरकारी गारंटी वाले 3 लाख करोड़ रुपए के कर्ज देने के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की शुरुआत की है। इसके तहत कर्ज लेने की समय सीमा 31 अक्टूबर को समाप्त हो रही है, लेकिन 21 सितंबर तक ईसीएलजी स्कीम के तहत 50% कर्ज का भी भुगतान नहीं हो पाया है। उद्यमियों का कहना है कि इस स्कीम के तहत उद्यमी चाहकर भी अधिक कर्ज नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि इसके लिए इस वर्ष 29 फरवरी को उनके बकाया कर्ज की अवधि 20% राशि के बराबर ही कर्ज का मानक तय किया गया था। एमएसएमई मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक सरकार हर साल में छोटे उद्यमियों को 3 लाख करोड़ रुपए के कर्ज वितरित करना चाहती है, ताकि एमएसएमई के माध्यम से देश की जीडीपी में जान फूंकी जा सके। तीसरी न्यूज़ है कि मेडिकल डिवाइस और फार्मा उद्योग का वैश्विक केंद्र बनने की तैयारी।
फार्मा व मेडिकल डिवाइस सेक्टर में भारत वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयों को छू सकता है, लेकिन इसके लिए शोध एवं अनुसंधान गतिविधियों की सख्त दरकार है। इसके सहारे इस सेक्टर की सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी दोगुनी तक हो जाने की अनुमान है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सितंबर में इस क्षेत्र में कई सुधार किए गए हैं, जिससे विदेशी निवेश आकर्षित करने में मदद मिल सकती है। वैश्विक स्तर पर स्पेशलिस्ट केमिकल सेक्टर का रुझान यूरोपीय यूनियन के देशों और उत्तर अमेरिकी क्षेत्र से हटकर एशिया की ओर होने लगा है। भारत इसका फायदा उठाने को तैयार है। इसके लिए कई कदम भी उठाए जा रहे हैं। तो ये बिजनेस पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में हमारे लिए 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है आत्मनिर्भर भारत ही एकमात्र विकल्प। खेत खलिहान से लेकर जंग के मैदान तक भारत अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता हासिल कर ले, यही हमारी सरकार का संकल्प है। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और ये आर्टिकल लिखा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। दूसरा है सांस्कृतिक क्षरण का दुष्परिणाम है दुष्कर्म। दुष्कर्म की घटनाओं को रोकने के लिए लोगों की मानसिकता में परिवर्तन लाना आवश्यक है, और इसी पर लिखा गया है आर्टिकल। ये आर्टिकल लिखा है दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर निरंजन कुमार द्वारा। तीसरा आर्टिकल है दलितों के साथ छल। जिस प्रकार हाथरस कांड में लेकर राजनीति की जा रही है, उससे सिर्फ और सिर्फ दलितों के साथ छल किया जा रहा है। तो पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। मनुष्य के बारे में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का कहना था कि मनुष्य तन, मन, बुद्धि और आत्मा, इन चारों चीजों से मिलकर बना है। कोई भी राजनीतिक पार्टी जो व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र का समग्र विकास करना चाहती है, उसे इन चारों की एक साथ चिंता करनी चाहिए, ताकि तन, मन, बुद्धि और आत्मा की भी आवश्यकता पूरी हो सके। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया, तो उसका आधार हमारे मार्गदर्शक दीनदयाल जी का एकात्म मानववाद ही था। दीनदयाल जी ने जो भी 6 लक्ष्य दिए थे, वे सशक्त और स्वाभिमान भारत के निर्माण के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की पूर्ति के लिए भी जरूरी है। जब भी हम दीनदयाल जी की बात करते हैं, तो लोग सबसे पहले जिस कहावत को याद करते हैं वह है हर खेत को पानी, हर हाथ को काम। निहित स्वार्थ के चलते इस देश में किसानों को कभी वह सुविधा दी ही नहीं गई कि वह अपनी मेहनत का पूरा फल प्राप्त कर सके। अब जाकर 3 ऐसे कानून बनाए गए हैं जो किसानों को उनकी उपज के बेहतर दाम देने में सहायक होंगे। इन तीनों कृषि कानूनों के लागू हो जाने के बाद देश का हर किसान पूरे देश में कहीं भी जहां उसे बेहतर कीमत मिले, अपनी फसल बेचने के लिए आज़ाद है। इस ऐतिहासिक कृषि सुधार से उन लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई है जो किसानों के नाम पर अपने निजी निहित स्वार्थ साधते थे। दीनदयाल जी का तीसरा विचार था कि हमारे सांस्कृतिक मूल्यों की हमें रक्षा करनी चाहिए। जिस तरह के उदार सांस्कृतिक मूल्य हमारे देश में सदियों से रहे हैं, वे किसी और देश में नहीं मिलते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश भी हमारे विश्व को अगर कहीं से गया है तो वह हमारे भारत से ही गया है। इस देश में श्रमिकों के लिए कानून के इतने बड़े बड़े जाल और जंजाल थे कि मजदूरों को अपने अधिकारों की प्राप्ति लगभग असंभव हो गई थी। अब हमारी सरकार ने संसद में नए विधेयकों को पारित कराकर देश में नए श्रमिक सुधारों की नींव रख दी है। इस नए श्रमिक कानूनों के माध्यम से भारत के करीब 50 करोड़ संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वेतन समय पर देना और उनकी सेवाओं को सुरक्षित रखना अनिवार्य कर दिया गया है। दीनदयाल जी ने देश के श्रमिकों के कल्याण के लिए जो सोचा था, उसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा किया जा रहा है। खेत खलिहान से लेकर जंगल के मैदान तक भारत अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता हासिल कर ले, यही आत्मनिर्भर भारत का हमारा संकल्प है और यही इस देश के सामने एकमात्र विकल्प भी है। दूसरा आर्टिकल है सांस्कृतिक क्षरण का दुष्परिणाम है दुष्कर्म। हाथरस में एक युवती के साथ हुई जघन्य हिंसा से जनमानस का उद्वेलित होना स्वाभाविक है। हमने उनके साथ दुष्कर्म की पुष्टि न करने वाले फॉरेंसिक जांच को लेकर सवाल है। सच जो भी हो, यह एक कड़वी हकीकत है कि बीते 1-1.5 दशक में देश के दुष्कर्म के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इन दिनों भी देश के विभिन्न हिस्सों में दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं। समाज मनोवैज्ञानिकों के अनुसार स्त्रियों के साथ
हिंसा, दुष्कर्म की सबसे बड़ी वजह पुरुष वर्चस्ववादी सोच है, जिसमें स्त्रियों की हे दृष्टि से देखना के साथ ही उन्हें उपभोग की वस्तु माना जाता है। इसलिए कई बार रंजिश में भी औरतों को निशाना बनाया जाता है। यह स्थिति केवल एक मजहब, जाति, वर्ग और क्षेत्र तक सीमित नहीं है। दुष्कर्म के एक अन्य स्थिति जो जिम्मेदार है वह है सामुदायिक की भावना का उत्तरोत्तर कम होते जाना। अमेरिका, कनाडा, स्वीडन और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों में भी दुष्कर्म की तमाम घटनाएं होती हैं, जबकि इन देशों में पुलिस अपेक्षाकृत अधिक संवेदनशील, कानून अत्यंत सख्त और न्याय प्रक्रिया त्वरित है। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में 12 से 16 साल की 63% लड़कियों का किसी न किसी रूप में यौन उत्पीड़न होता है। दुष्कर्म की घटनाओं को रोकने में सबसे जरूरी है लोगों की मानसिकता में परिवर्तन, और इसमें मूल्यपरक शिक्षा के साथ साथ नई पीढ़ी को विचार, परिवार एवं समाज के स्तर पर दिए जाने वाले संस्कारों की भी बड़ी भूमिका है। इस ऑनलाइन युग में नई पीढ़ी इंटरनेट और सोशल मीडिया से बच तो नहीं सकती, परंतु उन पर इसके दुष्प्रभावों को कम तो किया ही जा सकता है। मूलपरक शिक्षा की जरूरत मीडिया और विज्ञान के पाठ्यक्रम में भी है। विज्ञान निर्माण में स्त्री की गरिमा का ध्यान रखा जाए और उसे एक उपभोग की वस्तु के रूप में न पेश किया जाए। और अंत में हमारे नेताओं को शिक्षित और संवेदनशील होने की जरूरत है। असल में समस्या का समाधान करने के बजाय सिर्फ स्वार्थ सिद्धि के लिए गुमराह करने वाली राजनीति देश समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसे में उन्हें जनता ही सही पाठ पढ़ाए। अब समय आ गया है कि सभी पक्ष मिलकर इस दिशा में सक्रिय हों, जिससे देश की आधी आबादी को भविष्य में वैसे घिनौने अपराध का सामना न करना पड़े जिसके कारण हम शर्मसार हो रहे हैं। तीसरा आर्टिकल है दलितों के साथ छल। हाथरस कांड को लेकर विभिन्न संगठन संवेदना जताने के नाम पर जिस तरह राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं वह केवल शर्मनाक ही नहीं बल्कि एक तरीके से घिनौना है। विचलित करने वाली इस घटना पर कितनी छिछली और सस्ती राजनीति हो सकती है, इसका उदाहरण है उन मुख्यमंत्रियों के भी नसीहत भरे बयान जिसमें अपने राज्य में ऐसी ही घटनाएं घटती रहती हैं। क्या जघन्य अपराध पर चिंता व्यक्त करने के लिए क्षुद्रता भरी राजनीति जरूरी है? क्या यह काम बगैर राजनीति रोटियां सेके नहीं हो सकता? आखिर हमारे सामाजिक दल इस ताकत में बैठे क्यों दिखते हैं कि विरोधी दल के राज्य में कोई गंभीर घटना घटे तो वे वहां दौड़ लगाएं? क्या इस तरह की गिद्ध राजनीति से समाज की उस मानसिकता का निदान हो जाएगा जिसके चलते कमजोर तबके हिंसा का शिकार बनाए जाते हैं? निसंदेह हाथरस कांड की कठोरता एक स्वर में निंदा होनी चाहिए, लेकिन यह बताने के लिए नहीं कि उत्तर प्रदेश को छोड़कर शेष देश में दलित समुदाय का मान सम्मान हर तरह से सुरक्षित है, या फिर दुष्कर्म की घटनाएं केवल इसी प्रदेश में घट रही हैं। अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए ऐसा शरारत भरा संदेश देने वालों को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े देखने चाहिए, जो बताते हैं कि दलितों के खिलाफ अपराध देश के सभी हिस्सों में हो रहे हैं। इन आंकड़ों के हिसाब से राजस्थान में दलितों के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं। क्या यह उचित नहीं होगा कि हाथरस जाने की जिद पकड़े राहुल गांधी राजस्थान की भी दौड़ लगाने की जरूरत समझे? तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है कि नडाल, थिएम और हालेप फ्रेंच ओपन के चौथे दौर में। क्ले कोर्ट के बादशाह स्पेनिश स्टार राफेल नडाल व यूएस ओपन विजेता डोमिनिक थिएम ने फ्रेंच ओपन के पुरुष सिंगल्स के चौथे दौर में जगह बनाई है। महिला सिंगल्स में शीर्ष वरीयता सिमोना हालेप भी आसानी से जीत गई हैं। गत विजेता नडाल ने तीसरे दौर में इटली के स्टेफानो ट्राग्लिया को 6-1, 6-4, 6-0 से हराया। रोला गैरा ने अपने 13वें खिताब की तलाश में जुटे दूसरी वरीयता नडाल ने पहले और तीसरे सेट में दबाव वाले खेल दिखाए और आसानी से सिर्फ 95 मिनट में मुकाबला जीत लिया। तो ये आज का यानी 3 अक्टूबर 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।